अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। ये लेक्चर कंप्यूटर साइंस क्लास 9 की जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की है उस सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में कंप्यूटर के बेसिक्स जानेंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर साइंस का मैदान दिन ब दिन बढ़ रहा है और चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या प्रोग्रामर, कंप्यूटर के बेसिक्स समझना ज़रूरी है। इसलिए हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपका हर टॉपिक कंप्लीट समझ आ सके। इस पहले लेक्चर में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स और सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स और थर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। बट कंप्यूटर की हिस्ट्री जानने से पहले कुछ बेसिक्स टेक्निकल टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा जो इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर्स में यूज होंगी, तो वो आपको उन टर्म्स या वर्ड्स का मतलब पता होना जरूरी है। मे भी कुछ स्टूडेंट्स को इन वर्ड्स की डेफिनेशन पता हो, लेकिन मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आप कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते और आप बिल्कुल बिगिनर हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लेक्चर भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं और आप ये देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहला वर्ड है डेटा। डेटा का मतलब है रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स और फिगर्स दैट डू नॉट येट हैव एनी मीनिंग। अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट और फिगर्स जिसकी कोई मीनिंग नहीं है तो हम उसे डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर्स, लेटर्स या कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स तो हम इसे डेटा कहते हैं जिसकी अभी कोई मीनिंग नहीं है। तो अगला वर्ड है इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल। जो प्रोसेस हुई हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और स्ट्रक्चर हो और जिसकी कोई मीनिंग हो या वो किसी काम में आ सकती हो तो हम उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की जो सेल्स रिपोर्ट है या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेड्स है तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें कोई मीनिंग या मतलब मिलता है। तो नेक्स्ट वर्ड है इनपुट। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। जो भी हम इनपुट देते हैं या कीबोर्ड पर टाइप करते हैं या माउस पर क्लिक करते हैं तो हम उसे इनपुट कहते हैं। अगला वर्ड है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्म्स इनपुट डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। प्रोसेसिंग क्या करता है, इनपुट डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक अर्थमेटिक ऑपरेशंस और दूसरा है लॉजिकल ऑपरेशंस। स्टोरेज रिफर्स टू सेविंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज़। माजी में इस्तेमाल करने के लिए जो डेटा स्टोर करते हैं तो हम उसे स्टोरेज कहते हैं। कंप्यूटर यूज वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस टू रिटेन इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्पररी स्टोरेज दैट इज क्लियर्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो ये मेमोरी क्या है, ख़त्म हो जाएगी। रैम फॉर एग्जांपल ये अभी सॉफ्टवेयर चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, जो भी सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये अभी किस में, रैम के अंदर चल रहा है। जैसे मैं इसको बंद करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। जो दूसरी टाइप रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज फॉर सिस्टम। इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी है वो सेव होती है। जैसे कि हार्ड डिस्क है, इसके अंदर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं या सॉन्ग्स होते हैं, वीडियोज़ होती हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, वो क्या होती है हार्ड डिस्क के अंदर सेव होती हैं या एसएसडी के अंदर सेव होती है। हार्ड डिस्क और एसएसडी में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, ये एसएसडी है वो हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट होती है और दोनों में लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टोरेज सेव करते हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। जो रैम होती है वो आर्जी होती है, थोड़े टाइम के लिए जब तक हम सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तब तक वो रैम यूज़ हो रही होती है। जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं वो रैम के अंदर ही यूज़ हो रहा होता है। और जो रोम होती है वो परमानेंट होती है, जो आपका डेटा स्टोर करके रखती है। उसके बाद है आउटपुट, द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा। जो रिजल्ट्स हम मॉनिटर पर देख रहे होते हैं या प्रिंट करते हैं या कोई गेम वगैरह खेल रहे होते हैं या ऑडियो या कोई सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे होते हैं तो वो क्या होता है, आउटपुट होता है। हम पहले उसे कोई इनपुट देते हैं, उसके बदले हमें कंप्यूटर आउटपुट देता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मॉनिटर पर डिस्प्ले करके भी दे सकता है, प्रिंट करके भी दे सकता है या साउंड की या वॉइस ऑडियो वगैरह किसी भी फॉर्म में वो हमें आउटपुट दे सकता है। यहाँ पर आप इन 5 चीज़ों का एक डायग्राम देख सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स ऑपरेशन। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो यूज़र क्या करता है, इनपुट करता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट शो करता है। स्टोरेज तब यूज़ होता है जब यूज़र आउटपुट नहीं लेना चाह रहा होता, बाद में देखना चाह रहा हो, फ्यूचर में उसको यूज़ करना चाह रहा हो या वो अभी सिर्फ कोई डेटा स्टोर करके रख रहा हो, बाद में देखे तो वो स्टोर होता है। जब यूज़र को वो आउटपुट चाहिए होता है तब उसको आउटपुट शो करता है। पहले इनपुट, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, उसको अभी आउटपुट चाहिए या बाद में चाहिए, कौन सी डेटा है ये कंप्यूटर डिसाइड करता है, प्रोसेस करता है, जिसके अंदर जो 2 चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती है। एक होता है
अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा होता है लॉजिकल ऑपरेशंस। अभी फॉर एग्जांपल डेटा दिया 2+2 तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, जिसका रिजल्ट होगा 4, तो हमें स्क्रीन पर उसी टाइम शो करेगा आउटपुट। फॉर एग्जांपल यूज़र उसको इमेजेस या प्रिंट डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्यूटर के अंदर सेव करके रखेगा, तो सीपीयू क्या उसे स्टोर करके रख लेगा। जैसे जब यूज़र को उसको आउटपुट चाहिए, जैसे उसको प्रिंट करना है या इमेजेस देखनी है या कुछ भी करना है, तो जब उसको आउटपुट चाहिए होगा तब प्रोसेस होके उसको वो आउटपुट दिखेगा। अगला टॉपिक है हार्डवेयर, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मॉनिटर, सीपीयू, ये अपने आप एक हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं। ये क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, सीपीयू, कंप्यूटर माउस, हार्डवेयर है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती है, उसके हार्डवेयर को बताती है कि आपने कौन सा काम कैसे किस तरह करना है। जो पहले से प्री डिफाइंड होती है इंस्ट्रक्शंस, तो कंप्यूटर उनको फॉलो करता है, तो उसी तरह वो टास्क परफॉर्म करता है। अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जो रिसोर्सेज होते हैं उसको यूटिलाइज करता है या उनको मैनेज करता है। और उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर, आ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। स्पेशल प्रोग्राम होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी माउस या यूएसबी जैसे ही कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करूँगा तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर इसके अंदर वो ड्राइवर ना होगा, वो स्पेशल प्रोग्राम नहीं होगा, तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये एक स्पेशल होते हैं, आप उसको ब्लूटूथ कनेक्ट करें या माउस कनेक्ट करें, प्रिंटर करें या कुछ भी करें, ये अगर इसके अंदर वो ड्राइवर स्पेशल वो प्रोग्राम नहीं होगा तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, प्रिंटर ड्राइवर्स, ग्राफिक कार्ड्स, कंप्यूटर के अंदर एक स्पेशल ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, या विंडो के साथ होते हैं या अलग से आपको करने होते हैं। उसके बाद जाके वो कंप्यूटर और डिवाइसेस को रिकग्नाइज करता है। उसके बाद है यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू हेल्प मैनेज एंड ट्यून कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाय परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क। ये क्या करता है, इससे समझो कंप्यूटर की देखभाल करता है ताकि वो सही तरह से काम करे, जैसे एंटीवायरस, वायरस से कंप्यूटर को बचाना। और उसके बाद है assembler, a type of language translator that converts assembly language code into machine code that computer can execute। ये असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज होती है उसको कन्वर्ट करता है इसके अंदर मशीन कोड के अंदर, ताकि वो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी 0 and 1। कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है, 0 and 1। उसके बाद है कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स द एंटायर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट कोड होने से पहले उसको क्या करता है, ट्रांसलेट कर लेता है। इंटरप्रेटर, अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। यहाँ पर ये क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट कर रहा होता है, लेकिन लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन के दौरान लाइन बाय लाइन कर रहा होता है, एकदम सारा नहीं कर रहा होता या पहले नहीं कर रहा होता है। इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन के दौरान ही कर रहा होता है ट्रांसलेट, लाइन बाय लाइन कर रहा होता है। जैसे कोई एरर आएगी तो वहीं पर वो स्टॉप कर देगा। उसके बाद है कैशे, अ स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज एरिया लोकेटेड इनसाइड और क्लोज टू द सीपीयू दैट होल्ड फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। कैशे में क्या होता है, जो बहुत ज़रूरी डेटा होती है, जो हम फ्रीक्वेंटली जो एक्सेस कर रहे होते हैं, उस डेटा को क्या करता है, पहले से स्टोर करके रख लेता है, ताकि जैसे नेक्स्ट टाइम आप किसी एप्लीकेशन या किसी पर आप क्लिक करो ताकि वो फ़ौरन से ओपन हो जाए। उसके बाद है मदरबोर्ड, द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स एंड अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स। तो मदरबोर्ड हम उसे कहते हैं जो मेन सर्किट है कंप्यूटर की, जो सारे कंपोनेंट्स जैसे सीपीयू, रैम, इन सारे को आपस में कम्युनिकेट करवाता है, इसको हम मदरबोर्ड कहते हैं। द बोर्ड ऑन विच द सीपीयू, मेमोरी एंड एक्सपेंशन कार्ड्स आर इंस्टॉल्ड। तो सारे जो कंप्यूटर का जो सारा सिस्टम होता है वो इस मदरबोर्ड के ऊपर ही इंस्टॉल होता है, जैसे बहुत सारे, जैसे सीपीयू, रैम वगैरह वगैरह। उसके बाद है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा दैट द सीपीयू नीड्स व्हाइल परफॉर्मिंग टास्क। जो रैम होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये आपको कहीं पर एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये शॉर्ट टाइम के लिए जो मेमोरी यूज़ हो रही होती है, कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो रैम के अंदर यूज़ हो रहा होता है। जैसे हम उसको ऑफ करते हैं तो उसकी जो मेमोरी है वो सारी ख़त्म हो जाती है, रैम फ्री हो जाती है। उसके बाद है रोम, अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट
परमानेंटली स्टोर्स इंपॉर्टेंट डेटा दैट डज नॉट चेंज। रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे हम जिसके अंदर परमानेंट डेटा स्टोर करते हैं। रैम में क्या हो रहा था, जैसे हम किसी प्रोग्राम को ऑफ कर रहे थे तो उसकी सारी डेटा ख़त्म, लेकिन रोम के अंदर ऐसा नहीं होता। हम लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर जो मेमोरी है वो सेव करके रख सकते हैं, चाहे कंप्यूटर ऑफ हो या ऑन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो डेटा रोम के अंदर है वो सेव रहती है। उसके बाद है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस स्पिनिंग डिस्क एंड मैग्नेटिक हेड्स टू रीड एंड राइट डेटा। ये आपने कंप्यूटर में देखा होगा, हार्ड डिस्क लगी होती है जिसके अंदर हम डेटा सेव कर रहे होते हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये HDD से थोड़ी फास्ट होती है। उसके बाद है मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन। इसका तो आपको पता ही होगा, LCD या LED स्क्रीन जिसके ऊपर हम आउटपुट देखते हैं। उसके बाद है प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज ऑन पेपर। हम जैसे कोई PDF पढ़ रहे होते हैं लैपटॉप के अंदर, तो वो क्या होता है, एक डिजिटल कॉपी होती है, एक डिजिटल पेपर होता है। जैसे हम उसको फिजिकल पेपर में चाहिए होता है तो हम उसे क्या होता है, प्रिंट करते हैं। वो किसकी हेल्प से करते हैं, वो प्रिंटर की हेल्प से करते हैं। उसके बाद स्कैनर है, ये बिल्कुल प्रिंटर का उलट है। इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्मेट। ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपके पास कोई इमेज है या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जैसे आप उसे स्कैन करेंगे तो क्या एक PDF या किसी फॉर्मेट में तब्दील हो जाएगा, जिसे हम डिजिटल फॉर्मेट कहते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कीबोर्ड, एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इंटर टेक्स्ट एंड कमांड इनटू अ कंप्यूटर। कीबोर्ड क्या होता है, इसकी हेल्प से अपन कोई भी टेक्स्ट या कोई भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं। उसके बाद माउस, एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू interact with a computer graphical user interface by pointing, clicking and dragging। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉलिंग हो रही है, ये किसकी हेल्प से इनपुट हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, माउस की हेल्प से। उसके बाद USB फ्लैश ड्राइव, a portable storage device that uses flash memory or connects to computer via USB पोर्ट। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो भी बेसिक टर्म्स थी वो कंप्लीट हो गई। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके बाद हिस्ट्री। यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिकल डेटा प्रोसेसिंग मशीन। ये क्या, इलेक्ट्रिकल एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस, कैलकुलेशन एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेशन, कैलकुलेशन, प्रोसेस करती है किसकी बेस पे, जो उसे हिदायत दी जा रही होती है, वो यूज़र से क्या इनपुट लेती है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसको प्रोसेस करती है, उसके बाद हमें क्या आउटपुट शो करती है। उसके बाद एक की कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें आ जाती है हमारे पास माइक आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, माइक्रोफोन्स, कीबोर्ड से। ये वो डिवाइसेस है जो जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके बाद यहाँ पर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेस डेटा। सारी कैलकुलेशन वो किसके अंदर हो रही होती है, CPU के अंदर हो रही होती है, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। उसके बाद है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हैंडल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये जो ALU, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो पार्ट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को हैंडल करता है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट, डायरेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है, प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको रिस्पॉन्ड किस तरह करना है, मतलब उनको डायरेक्ट करता है। उसके बाद है मेमोरी स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोर बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। उसके बाद है रैम, ये भी हमने पढ़ लिया है। रोम, ये भी कवर कर लिया है। हार्ड डिस्क, आउटपुट डिवाइसेस, ये भी हमने जो है पहले कवर कर दिया है। उसके बाद है यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन वेरियस डोमेन्स। बिजनेस के अंदर यूज होता है, अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने के लिए यूज होता है। इंडस्ट्री, कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रोबोटिक्स। एजुकेशन एज लर्निंग टूल्स एंड फॉर रिसर्च पर्पज। जैसे मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, अगर कंप्यूटर ना होता तो मैं वीडियो नहीं बना सकता। और उसके बाद बैंकिंग, ट्रांजैक्शन वगैरह मैनेज करने के लिए ऑनलाइन एप्स वगैरह यूज़ करते हो, ये कंप्यूटर के बगैर पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, ऑनलाइन आप घर बैठ के फ्लाइट्स वगैरह बुकिंग करते हैं, ये कंप्यूटर के बगैर पॉसिबल नहीं था। उसके बाद रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। उसके बाद मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फॉर वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड क्रिएटिंग मल्टीमीडिया कंटेंट। जो भी आप अभी देख रहे हो, स्लाइड्स वगैरह देख रहे हो, क्लास में आप लेक्चर्स अटेंड करते हो, अगर वहाँ पर मल्टीमीडिया यूज़ हो रही होती है तो कंप्यूटर के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। जो भी आप गेम खेल रहे होते हैं, वीडियो एडिट वगैरह कर रहे होते हैं, ये कंप्यूटर के बगैर पॉसिबल नहीं था। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था, वो पहले इस तरह के नहीं था। इसको इस तरह इस शक्ल में आने के लिए कई साल लगे।
द डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन एराज बिगिनिंग विद मैकेनिकल एरा। जो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी वो बिल्कुल मैकेनिकल एरा से हुई थी, जिसके अंदर मैकेनिकली डिवाइसेस बनाई जाती थी या मशीन्स बनाई जाती थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज होती थी। अर्ली मशीन्स वर डिजाइन टू हेल्प द सॉल्व मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स मैन्युअली बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पहले क्या होता था, मशीन्स को यूज़ किया जाता था किसके लिए, मैथ के जो प्रॉब्लम्स होते थे उनको सॉल्व करने के लिए। मैकेनिकल एरा, इसमें क्या होता, मशीन्स होती थी जिसकी हेल्प से कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करते थे। तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मशीन की हेल्प से ही करते थे, मैन्युअली करते थे। जो आज कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह के कंप्यूटर नहीं होते थे, जिसको हम मैकेनिकल एरा या डार्क एज बोल सकते हैं। During this period, human creates simple mechanical devices to assist with arithmetic calculation. इंसानों ने एक सिंपल सी मशीन जो बनाई जिसकी मदद से कैलकुलेशन कर सकें, अर्थमेटिक कैलकुलेशन। These machines were operating manually as electricity had not yet. तब लाइट नहीं थी, जो भी मशीन थी वो मैन्युअली ऑपरेट होती थी। Some notable invention from this era. Abacus is a counting frame that dates back about 5000 years. It consists of beads that can be moved along road to represent numbers. सबसे पहले कंप्यूटर जो बनाया गया वो इस तरह का फ्रेम था जिसके अंदर जो भी ये दाने लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं, इनकी हेल्प से कैलकुलेशन होती थी। इसके अंदर सिर्फ बेसिक जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते थे लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, यही होती थी बस। और अबेकस है जो आज भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है बच्चों को मैथमेटिक्स समझाने के लिए। इट कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉन कंप्यूटर प्रोटोटाइप एंड इज स्टिल यूज टुडे टू टीच बेसिक मैथ टू स्टूडेंट्स। ये प्रोटोटाइप है जो अबेकस जो फ्रेम है, ये आज भी यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स समझाने के लिए। उसके बाद है नेपियर, ये स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर। अ मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस मेड अप ऑफ 10 रोड्स ओरिजिनली मेड फ्रॉम बोन्स, वुड और मेटल। इन्होंने भी एक डिवाइस बनाई जो क्या करती थी, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ये करती थी। उसके बाद स्लाइड रूल, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे विलियम। द स्लाइड रूल इज डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 मूवेबल रूलर्स विद स्केल्स फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इस स्केल की हेल्प से आप क्या कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते थे। उसके बाद है पास्कलाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर, ये भी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इसने क्या किया, एक बेसिकली कैलकुलेटर बनाया था। वो किसके लिए, इसका जो फादर था वो एक टैक्स कलेक्टर था, उसको हेल्प करने के लिए इन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया था। यूजर्स कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस एंड बाय एडजस्टिंग व्हील्स रिप्रेजेंटिंग डिजिट्स। इसके भी कोई रूल्स थे जिसको यूज करते हुए आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन कर सकते थे। लेकिन पास्कलाइन वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस टू परफॉर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। ये पहली डिवाइस थी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करती थी। उसके बाद है लेबनिज कैलकुलेटर, ये भी एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, आल्सो नोन एज द स्टेप्ड रोकनर। दिस वाज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ पास्कल डिजाइन। इसने क्या किया, जो पास्कल का प्रोटोटाइप था, जो उसकी डिवाइस थी, उसका थोड़ा एक एडवांस वर्जन बनाया। इसके अंदर क्या होता था, ये जो चारों बेसिक ऑपरेशन थे और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये उसका एक एडवांस वर्जन था। उसके बाद है चार्ल्स बेज जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने पहले बनाया डिफरेंस इंजन कैलकुलेट पावर बाय स्टेम। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो स्टेम की हेल्प से चलता था, ऑपरेट होता था। कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द डिफरेंस इक्वेशन। ये स्टेम की हेल्प से ऑपरेट होता था, या आप ऐसा कह सकते हैं स्टेम की हेल्प से चलता था, ऑटोमेटिक जो कैलकुलेशन करता था। लेकिन उसके बाद इसने थोड़ा इसको एडवांस किया, लेकिन ये इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, जिसको हम एनालिटिकल इंजन कहते हैं। इट फीचर्ड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड यूज्ड पंच कार्ड फॉर इनपुट। इसके अंदर क्या होता है, पंच कार्ड यूज होते थे। और डिफरेंस इंजन कुड स्टोर डेटा टेम्परली एंड प्रिंट द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन। जो डिफरेंस इंजन था वो क्या होता है, टेम्परली थोड़े टाइम के लिए मेमोरी है वो सेव करता था, या उसके बाद इसकी कैपेसिटी होती थी कि वो डेटा स्टोर करे, वो जो रिजल्ट होता था उसको प्रिंट करके जो भी कैलकुलेशन होती थी वो उसको प्रिंट करता था। द एनालिटिकल इंजन वाज डिजाइंड टू अ जनरल पर्पस computer with basic programmatic flow control and memory. Babbage is considered the father of computers because his machines were the first to incorporate
द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है कि इन्हें जो बेसिक्स जो आज के कंप्यूटर्स के अंदर कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो तब उन्होंने यूज कर लिए थे। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। यहाँ पर नाम से जाहिर हो रहा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मशीन्स का एक मतलब मिक्सचर था। वो कब स्टार्ट हुआ? मिड ऑफ 19th century when scientists developed faster and more accurate computing machines by incorporating electricity and steam power। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम पावर, मतलब दोनों की मिक्सचर से जो है कंप्यूटर बना रहे थे। दिस इनोवेशन मार्क एड अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट फ्रॉम प्योरली मैकेनिकल एरा। ये उससे थोड़े एडवांस थे। पहले क्या होता था, सिर्फ मशीन्स बनाई जा रही थी जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी एडवांसमेंट आ चुकी थी। जो इस मिडिल एज एरा में जो भी एक मेजर इन्वेंशन थी वो एक थी टेबुलेटिंग मशीन, जिसे हम टेबुलेटर भी कहते हैं। हरमन एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया था। ये भी एक अमेरिकन इन्वेंटर था जिसे हम हरमन टेबुलेटर भी कहते हैं, जिसने ये मशीन बनाई थी जो बहुत ज्यादा डेटा हो उसको प्रोसेस करने के लिए। द टेबुलेटिंग मशीन वाज एन अर्ली इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस क्रिएटेड टू काउंट एंड ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मोर efficiently. Its main purpose was to process data for the US Census, but it later became useful in other areas such as business and government offices। इसको बाद में businesses and government office के अंदर भी यूज किया गया। इस टेबुलेटर के अंदर आप जो भी डेटा इनपुट देते थे वो पंच कार्ड की हेल्प से देते थे, जिसके ऊपर होल बने हुए होते थे, जिसकी मदद से वो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता था, के बदले आपको रिजल्ट देता था। एज द मशीन रीड ईच पंच कार्ड इट काउंट एंड रिकॉर्डेड द इंफॉर्मेशन। जैसे आप पंच कार्ड है वो उसको इनपुट देते थे पंच कार्ड की हेल्प से, तो क्या होता था उसको रिकॉर्ड कर लेता था। मशीन कुड देन ऑटोमेटिकली एडेड अप टोटल्स फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल कैटेगरीज बनी होती थी मैन वुमेन, तो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करता था कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर जाएगी, उसकी बेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके आपको डिस्प्ले करता था। और इसकी स्पीड भी अच्छी खासी थी। 1819 में यूएसए के अंदर जो मरदमशुमारी हुई थी वो पहले होती थी 7 साल के अंदर। इसकी हेल्प से उसका जो टाइम है वो सिर्फ 6 महीने रह गया था। स्टिल इलेक्शन कमीशन से काफ़ी फास्ट था। इट मेड डेटा प्रोसेसिंग फार मोर एफिशिएंट एंड रिलायबल देन प्रीवियस मैनुअल मेथड्स। ये जो पहले मैनुअल मेथड्स यूज़ किए जाते थे उनसे काफ़ी बेहतर था एंड एक्यूरेट था। उसके बाद स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक एरा, जिसे हम मॉडर्न एज कहते हैं। द एरा बिगन विद द इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। इस तरह की जो शुरुआत हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब से हुई थी। वैक्यूम ट्यूब से बनाए जाने वाले कंप्यूटर वो पहले से ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा फास्टर थे। इन दिस तरह कंप्यूटर स्टार्ट टू फॉलो द कोर प्रिंसिपल ऑफ इनपुट स्टोर प्रोसेस एंड आउटपुट। जो इन कंप्यूटर्स में जो कोर प्रिंसिपल्स थे उसमें डेटा को स्टोर करना, इनपुट आउटपुट और डेटा को प्रोसेस करना, ये चीज़ें शामिल थी जो आज के कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होती हैं। विद कंटिन्यूस एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंप्यूटर्स बिकम मोर एफिशिएंट एंड पावरफुल ओवर टाइम। इस तरह से जो कंप्यूटर है वो मजीद मोर एफिशिएंट और मोर पावरफुल होते गए। द इलेक्ट्रॉनिक era is often divided into generation based on the core technology that was used to build computers। तो उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आ जाती है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।